हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जिसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है वो कौन है? हु इज रेफर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर संरक्षक की बात की जाए तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे कहा जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेख किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या अंग्रेजी भाषा में ही होगी? ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ही होगी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन मेंशन्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो इससे क्या हो चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सर्वोच्च न्यायालय में हमारी जो भाषा है, कार्यवाही की भाषा है, वो क्या है? इंग्लिश है। ठीक, और यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो हमारे भारतीय संविधान के 348 में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में यह लिखा गया है। ठीक, आर्टिकल 348, 348। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए? ठीक, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? अगर सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर उसमें वकील बनने की जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और उसकी बात की जाए तो सबसे पहले एक भारत का निवासी होना चाहिए, भारत का निवासी। ठीक, दूसरा है कि कम से कम आप उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एक वकील बन के रहें। और तीसरा जो है, कम से कम 5 साल के लिए आप हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जज बनकर रहें। तो 3 क्वालिफिकेशन हमारे पास है, मतलब कि उच्च न्यायालय में आपको 10 साल का वकील और 5 साल के लिए जज होना पड़ेगा, तभी आप एक हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने काबिल होंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 10 साल के लिए वकील, एडवोकेट। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? तो अगर सेफगार्ड की बात की जाए, अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात की जाए तो यह जो कि है हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। अगर हाईकोर्ट के बारे में बात की जाए तो वो हमारा कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 226। तो सवाल अगर आएगा कि हाई कोर्ट अगर किस आर्टिकल के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो उसका आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। तो 5 ऐसे जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसके तहत ये रक्षा की जाती है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला है सेटोरारी, मतलब उत्प्रेषण। दूसरा है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरा है प्रोहिबिशन, मतलब निषेध। चौथा हमारा क्यू वारंटो, मतलब अधिकार परीक्षा। और पांचवा और अंतिम क्या है हमारा? मैंडमस, मतलब परमादेश। ठीक है, तो 5 तरह के हैं, सेटोरारी, उत्प्रेषण, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, क्यू वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, और मैंडमस मतलब परमादेश। तो किस आर्टिकल के तहत है? तो 226 हमारे हाई कोर्ट और 32 हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आर्टिकल 32। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम
इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत जो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो हमारे संसद की कार्यवाही पे सवाल नहीं उठा सकता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांसद में कौन है, सांसद में स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, जो कि सांसद की कार्यवाही को रेगुलेट करता है। तो कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो ये किसके आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल हमारा 122 के तहत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 122 जो कि है ये बोलता है कि आप कोर्ट हैं तो कोर्ट संसद के कार्यवाही में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है? विच कोर्ट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो ये दोनों मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है, अगर ये इसके बारे में जानना है तो ये होता है कि सपोज करिए कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है, ठीक है, कोई भी वर्डिक्ट देता है और उसमें अगर कोई भी साक्ष्य मतलब सबूत हो, कोई भी गवाह हो, ठीक है, अगर उसमें पेश किया जाए तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, वो एक तरह से कानूनी मिसाल बन जाती है। ठीक है, कानूनी कानूनी मिसाल बन जाती है और वो जो कानूनी मिसाल है वो कानून के संदर्भ में पहचाना जाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जो कि जो भी साक्ष्य है, अभिलेख है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई भी केस की सुनवाई में अगर इस्तेमाल होता है तो वो क्या बन जाता है, कानूनी मिसाल। और वही उसको क्या उसके संदर्भ में कानून के संदर्भ में उसको पहचाना जाता है और वही होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो किसको बोलते हैं कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इनलार्ज्ड बाय whom? ठीक, अगर अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट की तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ मतलब एक कानून बना करके, बाय मेकिंग अ लॉ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया? भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदा संख्या कितनी है? अगर करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए और जो कि है हमारा 34, जिसमें 33 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक जो है हमारा मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई। ठीक, ये तो करेक्ट स्ट्रेंथ हो गया। और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है मतलब कि संविधान में ये लिखा गया है, मतलब कि वर्णित है कि हाँ इतना ही जज होगा, तो कितना है, वो भी हमारा 34 ही है। ठीक, तो अभी करंट स्ट्रेंथ भी 34 है और सैंक्शन स्ट्रेंथ भी कितना है, 34 ही। ठीक, 34 हमारा आंसर, जिसमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, कोई भी आदेश देता है, तो वह बाद में लेटर ऑन या बाद में अपने डिसीजन को क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो यह किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है? वो हमारे आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 में जिक्र है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना एक जजमेंट देता है या ऑर्डर देता है, वो बाद में अपने ही खुद के डिसीजन को खुद के डिसीजन को बदल सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 137। ठीक है, हमारा आंसर 137। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया गया है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय whom? अगर फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो यह किस आर्टिकल में मेंशन है? यह आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। और इसको तो गठित कौन करता है? यह होता है गठित हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, हमारा आंसर द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल एरिया?
मतलब कौन सी अनुसूची है जो कि हमारे संविधान में वर्णित है और वो ट्राइबल एरिया मतलब जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के बारे में वर्णित है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 और ट्राइबल एरिया की बात की जाए तो ये 4 है हमारा: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये जो 4 है वो किसके तहत रूल किया जाता है, हमारा उसका किसका है, वो शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरियाज के बारे में जिक्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नामक एक संवैधानिक निकाय लाया, ठीक। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कौन से मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन के तहत एक बॉडी लाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और उसका नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक। तो ये कब लाया गया? हमारे 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह जो है इसका 2003 में इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसके अंडर बनाया गया, ठीक। तो याद रखिएगा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2003, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का क्या है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाई विच कमिटी? अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की जाए तो यह जो है हमारा एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसका संवैधानिक बॉडी नहीं है ये, ठीक। और ये किस कमेटी के द्वारा लाया इसका सुझाव दिया गया? तो वो संथाराम कमेटी जो था, एक बैठक बुलाई गई थी, एक कमेटी थी, वो इसको सिफारिश किया कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की निर्माण की जाए। अगर संथाराम कमेटी की बात की जाए तो इन्होंने सीबीआई मतलब जो कि हमारा इंटरपोल पुलिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उसका भी सिफारिश इन्होंने ही किया था, संथाराम कमेटी। संथाराम कमेटी जो कि 1962-64 में इसका स्थापना हुआ, कमेटी बनाई गई, ठीक। 1962-64 संथाराम कमेटी समिति। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल क्या है? व्हाट इज द फिक्स टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर का हमारे भारत में कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, कोई भी फिक्स्ड कार्यकाल नहीं है। हम लोग आज जानते हैं कि हाँ 5 साल रहता है, लेकिन ये संविधान में इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। इन कॉन्स्टिट्यूशन नो डिटेल मेंशन, इसके बारे में मेंशन नहीं है कि हाँ ये 5 साल ही रहेगा, ठीक। तो कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है इसका, टेन्योर इज नॉट फिक्स, कार्यकाल फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में पूर्ण बहुमत क्या है? अगर पूर्ण बहुमत की बात की जाए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात की जाए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो ये क्या होता है? ये होता है 50%, मतलब अ मेजोरिटी एक ऐसा बहुमत जो कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सपोज करिए कि हमारे लोकसभा में कितने मेंबर है? 545। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हो जाएगा? इसका 50% मतलब 1/2 कितना हो जाएगा? 545 का +1, ठीक है। मतलब कि 50 मोर देन है यहाँ पे, 50% नहीं है, मोर देन 50% में, तो क्या मोर देन में एक जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक जोड़ के निकाल देंगे, ठीक है। तो 1/2/545 +1। वहीं अगर राज्यसभा में बात की जाए तो 1/2 245 +1, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत कहाँ यूज होता है? हमारी सरकार बनाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार बनती है वो किसके बेसिस पे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बेसिस पे बनती है, ठीक है। तो ए मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये याद रखिएगा, टोटल मेंबरशिप बोल रहा है, ठीक। तो लोकसभा में कितना मेंबरशिप है हमारा? 545 और राज्यसभा में 245, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों
कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? अगर ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाए तो यह बुलाई किसकी जाती है? वो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा यह बुलाई जाती है। बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसको अध्यक्षता कौन करता है इसकी? यह अध्यक्षता करता है स्पीकर हमारा। स्पीकर मतलब अध्यक्ष, ठीक है। तो हमारा आंसर अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू होम? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की जाए तो यह इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें हमारे टोटल जो है 22 मेंबर होते हैं। इसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा, और 7 हमारे राज्यसभा से होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य क्या है? वो जो कि है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो कुल आय और खर्च दोनों जो है, दोनों का रिपोर्ट ये क्या करता है? एग्जामिन करता है, ठीक है, उसके बारे में जांचता है, ठीक। एग्जामिन जो भारत का जो कुल आय मतलब कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट क्या करता है? उसको एग्जामिन करता है, क्या किस रिपोर्ट? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा सबमिट किया जाता है? हम लोग जानते हैं कैग के द्वारा। कैग 148 आर्टिकल, याद रखिएगा, बता चुके हैं पहले भी दोनों लेक्चर में, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो कि है सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। तो इसका जो पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? वो करता है हमारे अध्यक्ष को, स्पीकर। स्पीकर को हमारा जो क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? वो स्पीकर को ऑफ द लोकसभा, ठीक। जल्दी करते हैं स्पीकर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति भारत के किस कोष से अपना वेतन प्राप्त करते हैं? द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिराइव्स इट्स सैलरी फ्रॉम विच फंड ऑफ इंडिया? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि 3 फंड होते हैं हमारे भारत के। कौन कौन होते हैं? तो उसको कमेंट के सेक्शन में आप लोग लिखिए कि हम पहले ही बता चुके हैं। अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात की जाए तो किस फंड से निकालते हैं? वो निकालते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब संचित, ठीक है, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एस्टीमेट कमेटी इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्टीमेट कमेटी जो कि है सबसे लंबा कमेटी है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कमेटी। और इसके मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं 33। और इसका टेन्योर क्या होता है? इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका कार्यकाल होता है 1 ईयर्स, 1 साल का ईयर्स होता है। और इसके जो कोई भी मिनिस्टर, नो मिनिस्टर्स कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एस्टीमेट कमेटी। कोई भी जो मिनिस्टर है इसकी एस्टीमेट कमेटी का, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष मतलब कि मेंबर नहीं बन सकता। इसको याद रखिएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में। और कार्यकाल कितना साल होता है? 1 साल का कार्यकाल, टेन्योर 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जिसमें केवल व्यय शामिल है और जिसमें अनुच्छेद 110 में निर्देशित कोई भी मामला शामिल नहीं है, सांसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? देखिए बहुत क्वेश्चन जो है समझने वाली है। अ बिल विच merely involves expenditure and does not include any of the matters specified in article 110 can be initiated in which house of the parliament? तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल हमारा जो है 110 किससे डील करता है? यह डील करता है मनी बिल से। और मनी बिल में हमारा ए से लेकर एफ तक छः जो है, कितना हो गया, ए बी सी डी ई एफ, 6 जो है टाइप बनाया गया और उसमें अलग अलग सेक्शन दिया गया है, ठीक। कि मतलब कि मनी बिल में अगर इससे पैसा निकालना है तो यह इसके कैटेगरी के अंदर आएगा, इस चीज़ के लिए पैसा निकालना है तो इस कैटेगरी में आएगा, मतलब टोटल 6 कैटेगरी है। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा बिल जो कि पैसा तो इन्वॉल्व कर रहा है लेकिन
वो जो पैसा का जो यूज है वो इन 6 पार्ट में से किसी से मेल नहीं खाता है। तो वह बिल किस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब किस सदन में शुरू किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि मनी बिल जो है जो कि हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा बिल किसी भी हाउस में किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, इसको शामिल किया जा सकता है, मतलब कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो लोग याद रखिएगा, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट संसद का कोई भी सदन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। हमारा इंग्लिश में क्या है, हु एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है कि एक तरफ हमारे प्रेसिडेंट साहब और दूसरे तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कौन आता है जो कि इन दोनों के बीच में एक संचार का माध्यम बनता है। तो वो होता है हमारा देश का प्रधानमंत्री मतलब पीएम। ठीक, आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्क्स एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से राय सलाह ले सकते हैं किसी भी मैटर में। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो या लेजिस्लेटिव मैटर हो, किसी भी मैटर में राय सलाह ले सकते हैं, चाहे लॉ से रिलेटेड हो। तो यह किस आर्टिकल में मेंशन है, यह हमारे आर्टिकल 143 में मेंशन है। लेकिन यह जो है एडवाइस अगर बदले में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट साहब को देते हैं तो यह एडवाइस जो है, यह जो सलाह है प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेसिडेंट के ऊपर यह बाध्य नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह मुझे सलाह दिया है तो यह मुझे मानना ही है। ठीक है, तो कोई भी बाध्य नहीं है। स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग याद रखिएगा, और आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 143। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डेकोरेटेड बाई हुम। भारतीय संविधान के पन्नों को किसने सजाया था। तो आंसर तो देख नहीं रहे आप लोग, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहलाता है। तो हम लोग स्पीकर का जो वोट है वो हम लोग जानते हैं कि जब भी लोकसभा में वोटिंग होती है तो अगर टाई हो जाता है, बराबरी हो जाती है, तो उसी केस में लोकसभा का स्पीकर जो कि है वोट करता है। तो उस वोट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस वोट को बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कब यूज होता है, जब टाई हो जाता है, सारे वोट के बीच में बराबरी हो जाती है। ठीक है, क्या हो गया हमारा आंसर, कास्टिंग वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। द फाइनेंस बिल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो फाइनेंस बिल हमारा किस अनुच्छेद में जिक्र है, आर्टिकल 110। किस हाउस में इसका इंट्रोडक्शन होता है, किस सदन में पेश होता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही, मतलब लोअर हाउस ऑफ द पीपल, लोक सभा। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की शक्ति किसके पास है। हु हैज़ अ पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सपोज करिए कि एक तरफ गुजरात है और एक तरफ महाराष्ट्र है, और इन दोनों के बीच अगर कोई लड़ाई हो जाता है, ठीक है, तो यह किसके द्वारा सुनवाई किया जाएगा, यह जाएगा सीधे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जो पावर है, कौन सा जुरिडिक्शन इसमें रोल करता है, आता है, तो वो आता है हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे मूल न्यायाधिकार्य, मूल न्यायाधिकार। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मूल न्यायाधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास। दो स्टेट के बीच में अगर झगड़ा होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ठीक है, तो यह जो था हमारा आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे। हमारा आज ये हमारा
पार्ट 3 था। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आप लोग हम मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी है। लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट लाऊँ। अभी मैं इकोनॉमिक्स का भी कंटेंट लाऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का भी सबका लाऊँगा। ठीक है, और आप लोग बोलिएगा तो शायद कुछ दिनों में हम बिहार स्पेशल भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम जो कि 30 तारीख को आ रहा है, 30 सितंबर को है, तो बिहार स्पेशल भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बिहार स्पेशल, ठीक है, उससे रिलेटेड उससे का भी वीडियो मैं लाऊँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।